जय हिंद दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। 23/2/2015 को बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक का परीक्षा जो हुई थी, आयोजित की गई थी दोस्तों, उसका हल प्रश्न में लाया हूं। इससे पहले मैं 1 से लेकर 13 वीडियो तक प्रीवियस ईयर प्रश्न का, जैसे कि बीएसएससी इंटर लेवल का, बीपीएससी एलडीसी का जो एग्जाम आयोजित किए गए थे, उन सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्न का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो आपको उपलब्ध मिल जाएगी दोस्तों। और ये वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले 1 से 13 तक मैं अपलोड कर चुका हूं। आपको एक ही जगह ये सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे, तो आप लोग जाएँ हमारे चैनल पर और जाकर देख सकते हैं दोस्तों, और आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और बना सकते हैं दोस्तों। कितना आप बना सकते हैं वो चेक कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वो कहाँ की थी? वो कहाँ के थे? गैब्रियल गार्सिया मार्केज, तो जो वो थे गैब्रियल मार्केज, वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उन्हें, और वो कहाँ के थे? तो कोलंबिया के थे। कहाँ के रहने वाले थे? कोलंबिया के थे। गैब्रियल गार्सिया मार्केज कोलंबिया के रहने वाले, और उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1982 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि वर्तमान में देखें दोस्तों, वर्तमान में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है, जो 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो वो है जॉन ओलाव फांस को। जॉन ओलाव फांस को 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और वे नॉर्वे के रहने वाले हैं। नवोन्मेषी नाटक और गद्य के लिए जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं, उसके लिए उन्हें दिया गया है। तो 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन ओलाव फांस को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया है, जो 2023 का है? तो कैटलीना कॉरिको, जो हंगरी के हैं, उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और डू बिसमैन को, जो अमेरिका के, ये दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है पियरे अगस्टिनी को, जो ट्यूनिसिया के हैं। फ्रैंक काजेस क्रॉसेस और एनी एल हुलियर, ये तीनों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो मोंगी जी, बॉब डेडी, लुइस ई ब्रास, अलेक्सी एकिमोव, इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जबकि शांति के क्षेत्र में आपसे पूछे तो नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये ईरान के रहने वाले हैं, और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए इन्हें, नरगिस मोहम्मदी को, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्लॉडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2023 में, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्लॉडिया गोल्डिन को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि वर्ष 2014 में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो 2014 के लिए विंबलडन के बारे में बताया जाता है दोस्तों। यदि विंबलडन के बारे में 2014 के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर 2014 के अनुसार तो पेत्रा क्वितोवा होगा। पेत्रा क्वितोवा 2014 के अनुसार। ठीक है, पेट्रा क्वितोवा, ऑप्शन में डी सही आंसर है। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए 2024 में, जो 2024 में है, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? 2014 में पेट्रा क्वितोवा है दोस्तों, लेकिन विंबलडन का 2024 में अभी नहीं हुई है। विंबलडन 2024 का विंबलडन अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, अभी सेमीफाइनल चल रहा है। तो 2024 का जो विंबलडन है, 2023 का विंबलडन के बारे में मैं आपको बता दूं, तो कार्लोस अल्कराज है जो 2023 का विंबलडन ओपन का खिताब जीते हैं, और नोवाक जोकोविच को हराकर। जबकि महिला एकल में मार्केटा बोद्रेशोवा महिला एकल में खिताब जीती है 2023 में विंबलडन ओपन, और ओन्स जेब्यूर हैं जो उप विजेता रही है विंबलडन ओपन में। ठीक है, और विंबलडन ओपन है जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तों, और 1870 में इस विंबलडन ओपन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यदि फ्रेंच ओपन देखें 2024 में फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? 2024 में फ्रेंच ओपन के विजेता एकल, पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज हैं, और अलेक्जेंडर जॉर्वे है जो वो उप विजेता है, और विजेता कार्लोस अल्कराज है। ठीक है, महिला एकल में फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कौन है? तो ईगा स्विएटेक पिछले साल भी थी, इस बार भी है। फ्रेंच ओपन के विजेता में
पोलैंड की रहने वाली है और हराई है किसको, तो जैस्मिन पार्लियो को हराई है ये इगा स्विएटेक, विमल फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब इगा स्विएटेक जीती है जैस्मिन पार्लियो को हरा करके। तो ऑप्शन इसमें मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन मैं बता दिया हूँ दोस्तों। यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन आपसे पूछा जाए किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता है, ठीक, और डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन। और महिला में एरिना सैबलेंका ने 2024 का ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीते हैं और झेंग किनोक को हराकर जीती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो मिस्र का काहिरा सही है, केन्या का नैरोबी सही है, सूडान का खार्तूम सही है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग ये गलत है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग ना होकर के कहाँ है, प्रिटोरिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की संसद यानी कि विधायी राजधानी कहाँ है, जो जहाँ संसद चलता है, तो केपटाउन है। और केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को क्या कहते हैं, रैंड कहते हैं दोस्तों। रैंड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को। और दक्षिणी सूडान 2011 में सूडान से अलग होकर राष्ट्र बना था, जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, लेकिन दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन सही नहीं है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग ये सही नहीं है, केपटाउन है, ना कि प्रिटोरिया है, ना कि जोहान्सबर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या गया, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, तो दी गाइड उपन्यास के लेखक आर के नारायण है। ऑप्शन नंबर आर के नारायण, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आर के नारायण है दी गाइड उपन्यास के लेखक। आर के नारायण ने द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड माई डेज आदि नामक पुस्तक लिखे हैं कौन, आर के नारायण ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें आर के लक्ष्मण को देखें दोस्तों, तो आर के लक्ष्मण की पुस्तक द मैसेंजर, सर्वेंट ऑफ इंडिया आर के लक्ष्मण ने लिखे हैं। मोरारजी देसाई ने नेचर क्योर नामक पुस्तक लिखे हैं। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रिका नामक उपन्यास लिखा है। चंद्रकांता नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो देवकी नंदन खत्री ने लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 5 में चले, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो हीराकुंड बांध को देखें दोस्तों, तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हीराकुंड बांध कहाँ, महानदी पर है, और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से के सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है कौन, महानदी, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और महानदी की लंबाई 885 किलोमीटर है। महानदी नदी की लंबाई कितना, 885 किलोमीटर है। और ब्राह्मणी और बैतरणी महानदी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां ब्राह्मणी और बैतरणी है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाई गई है दोस्तों, जो विश्व का सबसे लंबी बांध है, ठीक है। दामोदर नदी पर 1948 में भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का स्थापना हुई थी, और इस बांध पर 4.8 किलोमीटर लंबाई है किसकी, महानदी को। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट के चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी खेती होती है, धान की खेती होती है भारत में सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। धान की खेती सबसे अधिक भारत में होती है, ठीक है। धान का खेती होता है। धान भारत का प्रमुख खाद्य फसल भी है। दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य खाद्य फसल धान है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल क्या है, गेहूं है। विश्व में सबसे अधिक खाद्य फसल क्या है, गेहूं है, लेकिन भारत में सबसे अधिक धान है। अब भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो कटक में। आपसे पूछा जाए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यदि आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और चावल में थायमीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या, कौन सी मात्रा, थायमीन की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 7वां प्रश्न, दिनार किस देश की मुद्रा है। यदि हम दिनार को देखें तो दिनार है जो आपको इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इराक की मुद्रा को दिनार कहते हैं दोस्तों। जब दिनार किसकी मुद्रा है, इराक की मुद्रा है, ठीक है। इराक की मुद्रा दिनार है। कुछ देश की मैं बता देता हूँ मुद्रा और उसकी राजधानी दोस्तों। यदि इराक की राजधानी देखें तो इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की राजधानी बगदाद है दोस्तों। इराक की राजधानी बगदाद है और इसकी मुद्रा इराकी दिनार है। दिनार किसका है, तो इराक का है, और इसे इराकी दिनार इसका मुद्रा है, और इसकी राजधानी बगदाद है। यदि अभी इराक की यदि हम देखें संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली कहते हैं इराक की संसद को। अब्दुल लतीफ राशिद वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशि है 2024 में। और मुस्तफ़ा अल कामेदी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा अल कामेदी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। यदि हम इसमें और भी देखें, चीन का देखें, चीन की मुद्रा क्या है, युआन है या रेन मिनवी कहा जाता है चीन की मुद्रा को, ठीक है। युआन या रेन मिनवी, इसकी राजधानी बीजिंग है। और चीन के संसद को पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है।
पीपल्स कांग्रेस चीन की संसद को कहते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है और ली केकियांग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, चीन के प्रधानमंत्री। ईरान के देखें हम, ईरान के जो ईरान है, ईरान की जो राजधानी है तेहरान है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है और उसकी मुद्रा रियाल है, रियाल है ईरान की मुद्रा, रियाल। और ईरान के संसद का नाम मजलिस है दोस्तों, ईरान के संसद का नाम मजलिस है। और ईरान में राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ईरान हो गया। उसके बाद इंडोनेशिया है दोस्तों। इंडोनेशिया को हम लोग देखें तो इंडोनेशिया का जो राजधानी है नूर संतारा है, इंडोनेशिया की राजधानी, वहाँ की मुद्रा रुपया है। और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है। ये चारों ऑप्शन देख लिया हमने। कुछ और देश देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है, इसकी मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है और राजधानी इस्लामाबाद है। और यदि हम देखें पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। आरिफ अलवी वहाँ के राष्ट्रपति हैं और अनवर उल हक कक्कड़ वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए पाकिस्तान के, ठीक है। बहरीन यदि पूछ ले तो बहरीन के राजधानी मनामा है और वहाँ की मुद्रा दिनार है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 7 से 8 नंबर प्रश्न की ओर। मालगुडी डेज की रचनाकर कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकर कौन है? ये प्रश्न फिर पूछ लिया गया है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, मालगुडी डेज के रचनाकर है आर के नारायण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आर के नारायण ने मालगुडी डेज नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें दोस्तों, मुल्कराज आनंद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कूली, टू लीव्स एंड अ वर्ड, अनटचेबल, द डेथ ऑफ अ हीरो आदि उपन्यास किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, मुल्कराज आनंद के द्वारा। और मुकुल केशवन को यदि हम देखें तो वो क्या है? मुकुल केशवन एक भारतीय इतिहास एवं उपन्यासकार है, ठीक है। और आर के लक्ष्मण के बारे में देखा हमने क्या था? द मैसेंजर, सर्वेंट ऑफ इंडिया, आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मालगुडी डेज, आर के नारायण। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो कौन कंपनियां इसमें है जो महारत्न कंपनियां नहीं है? तो इसमें से जो आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो आपको महारत्न कंपनियां नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न कंपनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन महारत्न कंपनी है। टो कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का जो वन है किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के नाम से जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है जो भारत से होकर बहती है। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैली हुई है दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है और सुंदरी नामक वन के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। और इसे मैग्रोव वन भी कहते हैं दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा को मैग्रोव वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार कौन सी राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कालिदास को भारत में संस्कृत के सबसे बड़े कवि माना जाता है दोस्तों। और कालिदास गुप्त वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। यदि आपसे पूछा जाए कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे तो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। और चंद्रगुप्त के दरबार में भी 9 रत्न शामिल थे। जिस तरह अकबर के समय में भी 9 रत्न थे, उसी तरह चंद्रगुप्त के समय में भी 9 रत्न शामिल थे, ठीक है। कालिदास की प्रमुख कृति है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक, कालिदास के द्वारा महानतम कृति है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 12 की ओर चलते हैं हम लोग। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था गोवा के पणजी में किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में दिया गया 30 नंबर प्रश्न की ओर। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र की रचनाकार विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं या कौटिल्य बोलते हैं या क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त बोलते हैं, ठीक है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। पंचतंत्र है जो बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में क्या किया गया है? अनुवादित किया गया है। पंचतंत्र है जो बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में क्या किया गया है? तो अनुवादित किया गया है। जो विष्णु शर्मा थे गुप्त काल के समय में विख्यात थे। गुप्त काल के लेखक हैं विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र ने लिखा है कि पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। पुरुषार्थ बनने के लिए क्या होना होगा? धनवान बनो, ठीक है।
भरतेंदु हरिश्चंद्र को देखें दोस्तों, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक भारत के खड़ी बोली के जनक जाने जाते हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र को। कालिदास के बारे में अभी हम लोग दिखाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से वर्ष 1935 में अलग हुआ था। ठीक है, बर्मा और अंग्रेज के बीच तीसरा युद्ध अंततः इसे डफरिन के काल में हुई थी और भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था और इस युद्ध के बाद यानवों की संधि हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कब? तो 1935 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यदि हम देखें पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, 1916 में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है दोस्तों। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में? तो 25 उच्च न्यायालय भारत में स्थित है। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। 25 उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है दोस्तों, 25 उच्च न्यायालय है भारत में। और यदि हम देखें इसमें अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है, जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्यों चलते हैं हम लोग। आगे क्या दिया गया है, यदि आपसे पूछ लिया जाए इसी प्रश्न में कि भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है और उसमें भी मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर, तो न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान समय में कितना है? 34 है, 33 + 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डी सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी जी के गुरु हुआ करते थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि इन्हें देखो तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस के अध्यक्षता नहीं की है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं की है बाल गंगाधर तिलक। और इनकी मृत्यु 1920 में हुई थी बाल गंगाधर तिलक की। जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुई थी। एनी बेसेंट देखे, एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के अध्यक्षता किए हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट 1917 में किए हैं। ठीक है, और वो भी यदि इसमें देखें दादा भाई नौरोजी ने, तो दादा भाई नौरोजी 1906 में भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। और इससे पहले 1900 कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन भी दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कब? 1886 में जो कलकत्ता में हुआ था दूसरी अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और 1905 की कांग्रेस का अधिवेशन भी 1906 का कांग्रेस अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में ही किए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए हमारा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? तो भारत का जो अनुमानित रक्षा खर्च है उस समय 2.5% था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 18 नंबर प्रश्न मैथ दिया हुआ है, इसे छोड़ते हैं हम लोग। मैथ है, रीजनिंग है। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, सॉरी 18 में रीजनिंग नहीं है, 18 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है? तो सिक्किम है जो वर्ष 1975 में भारतीय राज्य का 22वां राज्य बना है। सिक्किम है जो 1975 में भारतीय राज्य संघ में 22वां राज्य बना है। और 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य घोषित किया गया था। कौन से? 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और भारतीय संविधान का 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया था। प्रमोद कुमार चामलिंग सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री, सर्वाधिक समय तक भारत में रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? तो वो पवन कुमार चामलिंग दोस्तों। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट जो चलते हैं 19वां प्रश्न दिया गया है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संघ किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? किस वर्ष आयोजित किए गए थे दोस्तों शांति? तो यह है वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 में मित्रता संधि की गई थी, काठमांडू में हस्ताक्षर की गई थी। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, वर्ष 1950 में की गई थी। और नेपाल और भारत के नागरिक को एक दूसरे देश में आने के जाने की छूट प्रदान की गई थी 1950 में ही। नेपाल ने 1990 के दशक में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत की। नेपाल को 2008 में गणराज्य घोषित किया गया था दोस्तों, गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1950 में वार्ता हुई थी भारत और आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि 1950 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें दिया गया है 21 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी हम जस्ट ऊपर में पढ़ चुके हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। यदि प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछते तो सरोजिनी नायडू होती, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है और इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में की अध्यक्षता किए थे। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट। और ये कहाँ रहने वाली है? तो आयरलैंड की मूल निवासी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू है, जो 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन आयोजित किए गए थे उसकी अध्यक्षता इन्होंने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें तो मैथ है, आगे हम लोग चलते हैं 111 नंबर प्रश्न से। फिर यहाँ से जीके स्टार्ट है, इसे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से कौन है, ये प्रश्न दिया गया है। यदि इसे हम देखें दोस्तों तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से सेब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सेब है जिसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। आयरन की मात्रा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेब है सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा सही आंसर है। सॉरी 101 से है दोस्तों, इसमें सेब होगा, ठीक है। लेकिन पहले 101 से हम लोग देखेंगे, यहाँ से जीके है 101 से जीके स्टार्ट किया गया है पहले इसमें। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, सॉरी पहले 101 को देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है इसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है गाजर में? कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। यदि हम विटामिन बी1 को देखें तो विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन, ठीक है दोस्तों। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 102 में देखें दोस्तों तो भारत में जंगली गधे घोड़े निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे और घोड़े है जो कच्छ की रण के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कच्छ के रण में, कच्छ का रण गुजरात में स्थित है और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम है जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मानस है असम में जो क्या है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यदि देखें वो भी असम में स्थित है, एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि आप लोग दोस्तों जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, जैसे हिस्ट्री का जीके जीएस आप पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री एंड मध्यकालीन हिस्ट्री का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, वो भी प्रीवियस प्रश्न के रूप में पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। घटना चक्र बुक से वो है, आप चाहें मेरे चैनल पर, वहां पर सारी वीडियो उपलब्ध है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी दोस्तों। और साथ ही साथ भारतीय संविधान से भी पूरी वीडियो चैप्टर वाइज और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए मैं उपलब्ध करवा दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, जब पैरामीटर का यानी बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका द्योतक है? यदि बैरोमीटर, तो ये द्योतक है जो आंधी या झंझावत की संभावना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अचानक गिर जाए तो, या आंधी आ रही है, अचानक गिर जाने के कारण आंधी आने की संभावना होती है, झंझावत आने की संभावना होती है, ठीक है। बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या हुआ कि वर्षा होने की संभावना है, ठीक है। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक आपको धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना है। और बैरोमीटर में पारा का दाब HPG के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 104 की निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? बायोस्फीयर और सुरक्षित जीव मंडल कौन नहीं है? तो इनमें से
मन्नार की खाड़ी है, बायोस्फीयर रिजर्व एवं सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, जैसे नीलगिरी, नीलगिरी देखें तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियां पर टोडा जनजाति रहते हैं दोस्तों। कौन सी जनजाति रहती है नीलगिरी पर? टोडा जनजाति। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में स्थित है काजीरंगा। और सुंदरी वृक्ष कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसे मैग्रोव वन भी कहा जाता है। मैग्रोव पौधा पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 105 में निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण कौन सा रोग होता है? किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है पोलियो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो है जो पोलियो मिलाइटिस नामक वायरस के कारण होता है। पोलियो रोगी का रीढ़ अंग प्रभावित होता है और भारत में WHO द्वारा 23 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। 2014 से 27 मार्च 2014 से पोलियो मुक्त घोषित किया गया है भारत में। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। और चेचक भी क्या है? तो चेचक भी एक वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वायरस से होता है। ज्वालामुखी रिंग, ज्वालामुखी रिंग रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, ज्वालामुखी की क्रिया पृथ्वी की आंतरिक हलचल से होती है। ज्वालामुखी के विस्फोट में जलवाष्प, गैस, मैग्मा आदि गैस निकलते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पृथ्वी के ऊपर गड्ढा या निर्मित हो जाता है। गड्ढा सा निर्मित मुहाना को क्रेटर कहते हैं। भारत में बैरनदीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकुंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 107 में एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? तो एलिसा जांच है जो आपको एड्स रोग की पहचान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिस का संबंधित इसका संबंधित क्या है? तो नाम है एलिसा का। नेक्स्ट में दिया गया दोस्तों अंगोला। अंगोला ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? अंगोला ऊन है जो किस पशु से प्राप्त होता है? तो इसे देखना है। तो अंगोला ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अंगोला ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। मेरिना ऊन ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात ऊन है दोस्तों। और मेरिना ऊन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक निर्यात होता है। ठीक है, भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब में ऊन की अधिक उत्पादन किया जाता है। पशुओं तथा मुलायम घास से भी ऊन बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 109 में देखते हैं सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्याज में कौन सा गंध होता है? तो सल्फर गंध। प्याज हम लोग काटते हैं जो सल्फर गंध होता है प्याज में। प्याज लिलिएसी कुल की है दोस्तों। और प्याज सलकंद हम लोग जो खाते हैं प्याज का भाग वो सलकंद होता है। भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन, सबसे अधिक गन्ना, आलू उत्तर प्रदेश में ही होता है दोस्तों। और भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन केरल में होता है। सबसे अधिक इलायची का उत्पादन केरल में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 110 की ओर निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्राहता है? सर्वव्यापी ग्राहता पूछा गया है तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ओ ब्लड ग्रुप है। सॉरी, ब्लड ग्रुप ए बी है जो सर्वव्यापी ग्राहकता है। ब्लड ग्रुप ए बी कौन है? तो सर्वव्यापी ग्राहकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, सर्वव्यापी ग्राहकता ब्लड ग्रुप ए बी है। और रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसी कारण किसी भी रोगी को ओ समूह रक्त दिया जा सकता है। तो और रक्त समूह ए बी में ए एवं बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। इस कारण ए बी रक्त समूह सर्वग्राहता है। वो केवल किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी, इसकी रक्त समूह की खोज की थी। और रक्त समूह की खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 110 नंबर प्रश्न, 111 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत है जो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत यदि हम देखें तो कौन सा खाद्य स्रोत है? तो यह है आपको लोहे का अच्छा स्रोत है सेब। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और चावल एवं गेहूं है जो कार्बोहाइड्रेट का क्या है? अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत चावल और गेहूं। नारंगी है जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है दोस्तों, लोहा पालक, केला आदि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल रक्त कण में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी से महिलाओं में एनीमिया रोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 112 नंबर प्रश्न की ओर, एक लोहे की गेंद पारद पर मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो वो क्या करता है? वो बाल्टी की पेंदी में
वह जो है बाल पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वो तैरती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 113 की ओर। इसमें क्या दिया गया है देखते हैं दोस्तों। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि है जो क्या है, तो वह जो है आपको आवृत्ति की ध्वनि श्रव्य एवं ऑडिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, श्रव्य एवं ऑडिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 114 की ओर। तीन तत्व जिसका या जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो तीन तत्व कौन सा जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में अधिक होता है? तो वह नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस है। ये तीन तत्व है जिसे रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, उर्वरकों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 115 की ओर। इसमें दिया गया है दही का खट्टापन निम्नलिखित में से के कारण होता है? तो दही का जो खट्टापन होता है किसके कारण होता है? तो दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दूध का जहां भी जिक्र हो तो लैक्टिक एसिड आप आंख मूंद के मारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बी हमारा सही आंसर होगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, यदि सैक्टिक अम्ल है जो किसमें पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सैक्टिक अम्ल, और टार्ट्रिक अम्ल आपको टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, और साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और एसिटिक एसिड है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है टेलीविजन का प्रयोग, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किसके मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापने में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डेसिबल को मापने के लिए कौन सा यंत्र है जो डेसिबल से मापा जाता है? तो वह है ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक होता है दोस्तों। भारत में मानक ध्वनि 60 डेसिबल है। 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में मानव मस्तिष्क की क्रिया असंतुलित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 117 में वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। वायुमंडल में के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां इसी मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल को शांत मंडल कहा जाता है दोस्तों। समताप मंडल को क्या कहते हैं? शांत मंडल। ओजोन मंडल परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को बचाती है, और आयन मंडल को रेडियो संचारण के लिए आदर्श माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस नियमित है? तो कैल्शियम की आवश्यकता है जो किसमें नियमित है? कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, नियमित है, हड्डियों के विकास के लिए नियमित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 19वां प्रश्न में, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है जो जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, विटामिन सी जल में घुलनशील है। और विटामिन सी के अतिरिक्त विटामिन बी भी होता है जो जल में घुलनशील होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और इसकी कमी से अस्कर्वी रोग होता है। और बसा में घुलनशील कौन है? एडीके, ये क्या है? बसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने 1911 में विटामिन का आविष्कार किया था। फंक ने किया था 1911 में विटामिन का आविष्कार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तब 2 ग्राम सभा के बैठकों की अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो अधिकतम 3 माह होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, अधिकतम 3 माह। जबकि लोकसभा और विधानसभा के 2 बैठकों की अधिकतम अवधि कितनी होता है? 6 माह होता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा के लिए, जब ग्राम पंचायत के लिए 3 माह अधिकतम होनी चाहिए। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था दोस्तों। और उसे अनुसूची 11 में रखा गया है पंचायती राज को। अनुसूची 11 में भाग 9 में जोड़ा गया है। भाग कौन से भाग में? तो भाग 9 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 के अधीन रखा गया है पंचायती राज को। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 को गांधीवादी गांधी दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 121 में देखते हैं, इसे मैच करना है। कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल संगप्पो है, जबकि नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यदि इसे मैच करें तो क्या होगा? कृष्णा महाकलेश्वर से, गोदावरी नासिक से, ब्रह्मपुत्र संगप्पो से और नर्मदा अमरकंटक से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कैसे? तो
A का D, 2 का C, 3 का B, 4 का A। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कृष्णा नदी को देखें दोस्तों, इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी को गिराती है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्रैबकेश्वर गांव के पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 916 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 122 की ओर। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? सर, तो नियमतः क्या होनी चाहिए? तो ये जो होता है आपको 7 होनी चाहिए ग्राम कचहरी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अपील जब सुनवाई होती है ग्राम कचहरी में तो न्यूनतम पंचों की संख्या 7 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लोकसभा और विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए। गणपूर्ति के लिए कितना होना चाहिए? 10 होनी चाहिए। कोरम के अभाव में कोई वैध कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का वर्णन दिया गया। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का वर्णन दिया गया है। राज्य विधान परिषद या राज्यसभा के लिए भी गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए दोस्तों। और बौद्ध संघ को कोरम 1/10वां भाग निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें कितना दिया गया है? 123 नंबर प्रश्न में यदि इसे देखिए 123 में, तो ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। तो इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? तो इस समिति का गठन ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो निगरानी समिति का गठन जो किया जाता है वह ऐसे व्यक्ति करता है जो इस ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें से दिया गया है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इस प्रश्न का सही होगा। कौन सही है? तो ये सही नहीं है। कौन सही है? निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी के द्वारा होगा, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया को चुनाव करेगा। ठीक है, उप मुखिया का निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर में क्या दिया गया है? नेक्स्ट नंबर में दिया गया है 125 नंबर प्रश्न में, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे सौंपना होगा? तो मुखिया है जो अपना आवेदन किसे सौंपेगा? तो वो अपना आवेदन, मुखिया है जो अपना पद का त्याग किसे सौंपेगा? तो पद का त्याग जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वो अपना यदि त्याग पत्र देना चाहता है मुखिया, तो वो अपना लिखित आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और मुखिया बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 126 में दिया गया है। इसमें दिया गया है क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है? तो दल बदल निरोधी से 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 10वीं अनुसूची कब लाई गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून लाया गया था। ऐसे दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में रखा गया दोस्तों। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और जबकि 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। 12वीं अनुसूची में पंचायती राज, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और 11वीं में पंचायती राज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 122 में भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाता है? तो 14 दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही लाया जाता है दोस्तों। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है और धन विधेयक को अंतिम रूप से प्रमाणित विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। विधान परिषद इसे केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है वो कौन देखता है? तो अध्यक्ष ही उसे बताता है कि धन विधेयक है या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 128 में दिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन
के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को 51 का ए में जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। कितना? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? तो 11 है। वर्तमान समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। एक और मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया है। वाह, ये कौन से मौलिक कर्तव्य है? शिक्षा का, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 128 से 29 की ओर। इसमें दिया गया है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो अभी हमने बताया नगर पालिका से है 74वें संविधान संशोधन, नगर पालिका से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और यह 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन, और इसमें 18 विषय है दोस्तों। कितने विषय हैं 74वें संविधान संशोधन में? 18 विषय नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न में। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो कोई भी नया राज्य बनाया जाएगा तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, तब बनाए जाएंगे कोई भी राज्य, नए राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, अनुसूची 1। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। ठीक है। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है दोस्तों। नए राज्य का प्रवेश किसमें होता है? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद साधारण बहुमत से राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण कर सकता है। अनुसूचित 7 का संबंध शक्ति से का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा अनुच्छेद 7 में दिया गया है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। अनुसूची 9 में भूमि से संबंधित है दोस्तों, और अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है 131 की ओर निम्नलिखित से कौन सा राज्य पार्टी है? राज्य पार्टी है। तो कौन राज्य पार्टी है? तो इसमें से बहुजन समाज पार्टी क्या है? उस समय क्या थी? राज्य पार्टी थी। पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है तो कौन राज्य पार्टी होगा और कौन राष्ट्रीय पार्टी होगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने 1984 में किए थे। बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मायावती हैं दोस्तों, और इसकी चिन्ह क्या है? हाथी है। और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो 8 है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर जीबी मावलंकर थे। कौन थे? तो जीबी मावलंकर। कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि 133 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो देखिए भारत में अभी 6 राज्यों में केवल ऊपरी सदन है। 6 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन है? तो 6 राज्य आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में ऊपरी सदन है। ठीक है दोस्तों, बाकी पहले 7 राज्यों में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो अब 6 राज्यों में है। तो ऑप्शन नंबर किसमें नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि उत्तर प्रदेश में देखें विधानसभा सीटों, विधान परिषद की सीटों की संख्या तो 100 है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। बिहार में कितना है? 75 है बिहार में, और महाराष्ट्र में 78 है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। अब विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं, विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा में जो सीट होगा उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है विधान परिषद में सीटों की संख्या। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद में, और विधान परिषद के सदस्यों की जो कार्यकाल होती है 6 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 134 की ओर। बिहार में लोकसभा चुनाव, लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 हैं। 16 सीटें राज्यसभा की है बिहार में, जबकि बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है। कितने हैं बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या? 243 है। और बिहार में विधान परिषद की सीटें 75 है दोस्तों, जबकि पूरे भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और लोकसभा सीटों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, 80 है। और विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है। तो ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही आंसर 16 है। 16 है बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या। 135 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितने थे? तो 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 136 में सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के लिए के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होगा। कितना? 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम
कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। विधान परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या 40 होनी चाहिए। अब विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 1/3 होनी चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट में दिया गया है कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में हम यदि देखें तो बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में आपको मैं बताऊं तो कितना है दोस्तों? 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन है? तो अरवल को बनाया गया 38वां जिला। ठीक है, अरवल को 38वां जिला बनाया गया है। और बिहार में कुल 9 प्रमंडल है दोस्तों। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। और बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। कितने अनुमंडल हैं? तो 101 अनुमंडल हैं। बिहार में प्रखंड की संख्या 334 है। 334 बिहार में प्रखंडों की संख्या है। बिहार में 17 नगर निगम है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 के ईस्वी में किया गया था। कब किया था पटना नगर निगम की स्थापना? 1952 में। बिहार में पुलिस जिले कितना है? तो 40 पुलिस जिले हैं बिहार में। पुलिस के अनुसार कितने जिले हैं? तो 40 जिले हैं बिहार में। पुलिस जिले कितना है? 40। और बिहार में जिलों की संख्या 38 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 138 में मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। ड्रोन रेखा भारत और ड्रोन रेखा किसके सीमा तय करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ड्रोन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को तय करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मैकमोहन रेखा 1914 में किया गया था दोस्तों। ड्रोन रेखा 1883 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ड्रोन रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में है फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह ब्राजील में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन ब्राजील में हुआ है। 12 जून से 13 जून 2014 तक फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। फीफा ठीक है दोस्तों, और कहाँ हुआ है? ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2018 वाला फीफा कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ था। 2018 वाला फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। ठीक है, और कतर में हुआ, और 2018 वाला रूस में हुआ था दोस्तों। और इसका जो 2018 वाला रूस में हुआ और 2022 वाला जो फीफा हुआ वो कतर में हुआ। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में और 2018 वाला रूस में हुआ। सॉरी, 2018 में फीफा वर्ल्ड कप रूस में हुआ था और 2022 में कतर में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 140 में ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया होता है। और कर्क रोग कैंसर से संबंधित होता है दोस्तों। कर्क रोग आयनिक किरण से भी कैंसर रोग होता है, उसका निदान भी किया जाता है। एनीमिया रोग लोहा की कमी से कारण होता है। लोहे की आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हेमोफीलिया रोग स्त्री के द्वारा पुरुष में फैलता है। स्त्री के द्वारा पुरुष में फैलता है, जो आनुवांशिक रोग है। रक्त पोषक पदार्थ का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है दोस्तों। यह शरीर के तापमान को नियत बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? और यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार आप लोग जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर और भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक हम अपलोड कर चुके हैं। जैसे बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट में लाया हूँ, उसमें रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का पूरी वीडियो अपलोड है। उसमें 75 प्रश्न दिए गए हैं जीके जीएस। वो सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें और उसका लाभ उठाएं दोस्तों। और उसी प्रकार यूटेरिया का भी दोनों बुक आया था प्रैक्टिस सेट, उसे भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और पुरान पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर सारा वीडियो का प्लेलिस्ट अलग अलग उपलब्ध है दोस्तों। आप लोग उसे देखें और उसे बनाने की कोशिश करें। और यदि देख लें तो उसे रिवाइज करें दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस रिवाइज करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखें और रिवाइज करें। आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस सेट में काफ़ी आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो दूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, आगे क्यों देखते हैं। 141 में मंगलयान 15 नवंबर 2014 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा है जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल कक्ष में पहुंच गया था। 5 नवंबर को छोड़ा गया था और 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक पहुंच गया था। भारत में 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन सर्वप्रथम भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। आंध्र प्रदेश में 142 में
उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी म्यांमार से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई, और भारत में 916 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगप्पो कहते हैं, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, म्यांमार से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 143 नंबर प्रश्न में। 143 में दिया गया है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। साइना नेहवाल के बारे में बोल रहा है दोस्तों, ना कि सानिया मिर्जा के बारे में। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बैडमिंटन के खिलाड़ी है साइना नेहवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जबकि सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 144 नंबर प्रश्न में। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो किनन स्टेडियम है जो जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जमशेदपुर में किनन स्टेडियम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है, बेंगलुरु में एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क कहाँ है, तो कानपुर में है। और बारामती स्टेडियम कटक में स्थित है। बारामती कटक में स्थित है। ब्राउन स्टेडियम मुंबई में स्थित है दोस्तों। और यदि हम देखें वानखेड़े स्टेडियम वो भी मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिजी की राजधानी कौन सी है। तो फिजी की राजधानी क्या है, तो सुआ है। फिजी की राजधानी सुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फिजी एक प्रशांत महासागर में अवस्थित देश है। फिजी में भारतीय मूल की जनसंख्या अधिक होती है, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और सूरीनाम की राजधानी परामीरोबा है। सूरीनाम की राजधानी क्या है, तो परामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। किंगस्टन सेंट विसेंट की राजधानी किंगस्टन है। सेंट विसेंट की राजधानी किंगस्टन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 146 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है 146 में, इसमें दिया गया शूद्रक ने मृच्छकटिकम की नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है क्या, तो शुभ क्या होता है, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, क्या पूछा गया है, हाँ मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मिट्टी की छोटी गाड़ी मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, ठीक है, मिट्टी की छोटी गाड़ी। और शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और शूद्रक ने प्रथम बार जनसाधारण को अपने काव्य का नायक बनाया था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाख दत्त ने। शूद्रक ने ब्रह्म चारुदत्त और गणिका बासंत सेना के बीच प्रेम प्रसंग का उल्लेख भी किया है। मृच्छकटिकम में उज्जैनी कथा का केंद्र भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 147 में कुचिपुड़ी किस प्रदेश की लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तमिलनाडु का देखें तो तमिलनाडु का शास्त्रीय गीत क्या है, शास्त्रीय नाट्य नृत्य वो भरतनाट्यम है। शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का है, उड़ीसी है ओडिशा का। और केरल का क्या होगा, तो मोहिनी अट्टम एवं कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर का मणिपुर है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 148 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, गोरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गोरा है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया था। गोदान भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा, गोरा है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ठीक है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन और रंगभूमि नामक पुस्तक लिखे हैं। गोदान में भारतीय किसान की गाथा दी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यास भारत में सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 में प्रगतिशील भारतीय लेखक संघ की स्थापना हुई। हंस पत्रिका भी प्रेमचंद के संपादक में शुरू हुआ था, वे इसके संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 149 में। 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है। 2014 के लिए दिया गया था, तो वो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 2014 में सचिन रमेश तेंदुलकर और एनटी प्रोफेसर सी एन रॉ। सचिन रमेश तेंदुलकर और प्रोफेसर सी एन रॉ को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों। और सर्वप्रथम 1954 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन को और सी राजगोपालाचारी को और सी वी रमन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 150 नंबर प्रश्न में, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है।
3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस की रिसाव हुई थी? तो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस की रिसाव हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वॉरेन एंडरसन भारत में उस समय कंपनी के अध्यक्ष थे। वॉरेन एंडरसन अमेरिका के नागरिक थे। 1979 में अमेरिका में, 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन में, और तथा मार्च 2011 के फुकुशिमा जापान में परमाणु दुर्घटना हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।